हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। अब इससे पहले हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब देखो फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। हमने दो टर्म पढ़ी थी, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग के ऊपर इफेक्ट, ड्रग के ऊपर इफेक्ट। लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स में क्या हम पढ़ेंगे, बॉडी के ऊपर इफेक्ट, बॉडी के ऊपर इफेक्ट। अब बॉडी के ऊपर इफेक्ट कौन डाल रहा है, ड्रग। कौन डाल रहा है, बाय ड्रग। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है किसके वजह से, ड्रग के वजह से। तो ड्रग के वजह से बॉडी के ऊपर जो जो इफेक्ट होने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। अब कौन कौन से इफेक्ट कर सकता है ड्रग, ड्रग कौन कौन से इफेक्ट कॉज कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है, रिप्लेसमेंट कर सकता है, या फिर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट इसके हो सकते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन कौन से होते हैं ड्रग के, दो टाइप के एक्शन होते हैं, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड और रिसेप्टर मीडिएटेड। कौन कौन से होते हैं, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड और रिसेप्टर मीडिएटेड। तो पहले हम नॉन रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड कौन कौन से होते हैं। अब नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला फिजिकल एक्शन कर सकता है। फिजिकल एक्शन जैसे ऑस्मोसिस कर सकता है, अब्जॉर्प्शन कर सकता है, रेडियो एक्टिविटी के वजह से हो सकता है। इसके अलावा केमिकल एक्शन कर सकता है, एंजाइम्स के थ्रू अपना इफेक्ट कोज कर सकता है, आयन चैनल्स के थ्रू अपना इफेक्ट कोज कर सकता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी में। कोई ड्रग ऐसा होता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा देता है बॉडी में जाके। इसके अलावा कुछ अदर इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो हर वो तरीका जिसमें रिसेप्टर रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, हर वो तरीका जिसमें कोई भी रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, वो किस में आएगा, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम रिसेप्टर मीडिएटेड की बात करें, रिसेप्टर मीडिएटेड, तो इसमें क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। जो ड्रग होता है वो किसके पास जाता है, रिसेप्टर के पास जाता है, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर वो कॉम्प्लेक्स अपना इफेक्ट कोज करवाता है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये होता है रिसेप्टर मीडिएटेड, इसमें हम चार डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। अब ये सब होते क्या हैं, तो मान के चलो सबसे पहले एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, एगोनिस्ट की, तो मान के चलो ये कोई ड्रग है और ये उसका रिसेप्टर है। नॉर्मली क्या होता है, नहीं ड्रग नहीं है, ये कोई फिजियोलॉजिकल एजेंट है, हमारी बॉडी में कोई केमिकल प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में कोई केमिकल प्रेजेंट है, और ये क्या है, इसका रिसेप्टर है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों, ये केमिकल इसके पास आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, उससे क्या होगा, एक इफेक्ट कोज होगा बॉडी में। ठीक है, इफेक्ट कोज होगा। एगोनिस्ट में क्या होता है, इस बॉडी के केमिकल की जगह एक हमारा ड्रग आएगा, वो इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होगा, सेम इफेक्ट कोज होगा। क्या होगा, सेम इफेक्ट कोज होगा। इससे क्या कहेंगे हम, एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट। मतलब जो हमारा ड्रग होता है वो रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और सेम इफेक्ट कोज करवाता है जैसा पहले कोई हमारा फिजियोलॉजिकल एजेंट करवा रहा था। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट की, तो एंटागोनिस्ट में क्या होता है, एंटागोनिस्ट में ये तो रिसेप्टर तो हमारा वही था, सेम रिसेप्टर था, ये हमारा फिजियोलॉजिकल एजेंट था जो इससे बाइंड करना चाहता था। लेकिन अब एंटागोनिस्ट में क्या होगा, एंटागोनिस्ट में हमारा एक एंटागोनिस्ट ड्रग आएगा, वो इससे जाके बाइंड कर जाएगा। अब एंटागोनिस्ट ड्रग इससे जाके बाइंड करवाएगा, उससे क्या होता है, उससे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी बाइंडिंग रुक जाएगी। जो हमारा फिजियोलॉजिकल एजेंट था उसकी बाइंडिंग रुक जाएगी। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे इफेक्ट कोई इफेक्ट कोज नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। पहले अगर ये फिजियोलॉजिकल एजेंट इससे बाइंड कर जाता तो कैसा ग्राफ बनता, ऐसा ग्राफ बनता। लेकिन ये यहाँ आके बाइंड किया, इसने इसकी बाइंडिंग को रोक दिया, तो अब ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी इफेक्ट कोज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये हमारा रिसेप्टर है, ये फिजियोलॉजिकल एजेंट था, लेकिन इसकी जगह अब हमारे पास क्या आने वाला है, हमारा एक ड्रग आने वाला है। ये ड्रग आके इससे बाइंड करेगा और ड्रग इससे बाइंड करके क्या क्या करवाएगा, इफेक्ट तो करवाएगा लेकिन उतना नहीं करवाएगा जितना फिजियोलॉजिकल एजेंट करवा रहा था, उतना नहीं करवाएगा जितना फिजियोलॉजिकल एजेंट करवा रहा था। क्यों, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एजेंट कितना करवा रहा था, इतना इफेक्ट कोज करवा रहा था।
लेकिन जो हमारा पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग आया उसने क्या करवाया, उसने उसका आधा या उसका कुछ परसेंटेज ही इफेक्ट है वो कोज करवाया। और इन्वर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, इन्वर्स एगोनिस्ट में ऐसा होता है सेम हमारा रिसेप्टर रहेगा, सेम हमारा फिजियोलॉजिकल एजेंट होगा, लेकिन जो इन्वर्स एगोनिस्ट है वो इस पर आके बाइंड करेगा और क्या होगा, इस बार इफेक्ट ओपोजिट होगा। कैसा होगा, इफेक्ट ओपोजिट होगा। नॉर्मली तो इफेक्ट कैसा होने वाला था, ऐसा होने वाला था, लेकिन इस बार इफेक्ट कैसा हो जाएगा, एकदम ओपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड। ठीक है, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करवाता है, सेम इफेक्ट कोज करवाता है जैसा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एजेंट करवा रहा था। एंटागोनिस्ट क्या करवाता है, एगोनिस्ट की बाइंडिंग को रोक देता है, उससे कोई इफेक्ट कोज नहीं होता। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करवाता है, पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो इफेक्ट तो कोज करवाएगा लेकिन उतना नहीं करवाएगा, उतनी इंटेंसिटी में नहीं करवाएगा जितना नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल एजेंट करवा रहा था। और इन्वर्स एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होता है, बाइंड तो कर जाता है लेकिन इफेक्ट इसका कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, रिसेप्टर फैमिलीज। क्या पढ़नी है, रिसेप्टर फैमिलीज। क्या पढ़ना है, रिसेप्टर फैमिली। और 4 तरह की रिसेप्टर फैमिली हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर। 4 तरह के रिसेप्टर पढ़ने, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसे क्या बोलते हैं, जीपीसीआरस। क्या बोलते हैं, जीपीसीआरस। एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर हो सकते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, जो लिगेंड गेटेड है वो मेम्ब्रेन पे होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी मेम्ब्रेन पे होता है, एंजाइमेटिक भी मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर होता है वो कहाँ होता है, इंट्रासेल्युलर। कहाँ होता है, इंट्रासेल्युलर। नाम में क्या है, न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के आसपास होगा। ठीक है, इफेक्टर मतलब कैसे इफेक्ट इसका कोज करेंगे, ये आयन चैनल्स के थ्रू करते हैं, ये चैनल्स या एंजाइम्स के थ्रू करते हैं, ये सिर्फ एंजाइम्स के थ्रू करते हैं, और ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इफेक्ट कोज करते हैं। कैसे करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर कैसे करते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, उससे अपना इफेक्ट कोज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिगेंड गेटेड का एग्जाम्पल क्या होगा, निकोटिनिक और गावा रिसेप्टर्स होंगे। जीपीसीआरस का एग्जाम्पल क्या होगा, मस्करिनिक रिसेप्टर और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। इसके बाद एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स का इंसुलिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होगा। और न्यूक्लियर रिसेप्टर का एग्जांपल क्या होगा, स्टेरॉयड रिसेप्टर और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, अगर टाइम टू रिस्पॉन्स देखें कि जो जितने भी 4 तरह के हम रिसेप्टर पढ़ रहे हैं वो कितनी देर में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं वो मिली सेकेंड लेता है, जीपीसीआर से वो सेकेंड में टाइम लेता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स मिनट से लेकर आवर्स तक ले सकते हैं, और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं वो आवर्स लेते हैं, मतलब घंटों लगा देते हैं अपना इफेक्ट कोज करने में। ये होगी रिसेप्टर फैमिलीज। इसके बाद सिर्फ 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन क्या होता है और रिसेप्टर अप रेगुलेशन क्या होता है। क्या, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन और रिसेप्टर अप रेगुलेशन। तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन कब होगा, अगर हम किसी भी एगोनिस्ट का प्रोलॉन्ग यूज़ करें, मतलब काफ़ी टाइम तक अगर हम कोई एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाएगी और उसके अगेंस्ट में एक चीज़ प्रोड्यूस करेगी, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। वो क्या करेगी, रिसेप्टर के नंबर या सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करवा देगी, रिसेप्टर के नंबर या सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करवा देगी धीरे धीरे। अगर हम काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू एगोनिस्ट यूज़ करें तो अडेप्टेशन हो जाएगा और रिसेप्टर का नंबर और सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। उससे क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ड्रग उतना इफेक्ट कोज नहीं कर पाएगा जितना इनिशियली कर रहा था। जबकि रिसेप्टर अप रेगुलेशन क्या होता है, अगर हम एंटागोनिस्ट का प्रोलॉन्ग यूज़ करें, अगर हम एंटागोनिस्ट का प्रोलॉन्ग यूज़ करें तो रिसेप्टर नंबर और रिसेप्टर सेंसिटिविटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एंटागोनिस्ट तो रोकता है, एंटागोनिस्ट रोकेगा। अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक रोकेंगे तो बॉडी उसके अगेंस्ट में अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी और रिसेप्टर का नंबर या रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ा देगी, जिससे हमें इसे वो इफेक्ट मिल सके। तो रिसेप्टर नंबर और रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाएगा। ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाएगा अगर वो ड्रग एगोनिस्ट हुआ तो, मतलब रिस्पॉन्स टू एगोनिस्ट कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन कब हो रहा था, जब एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे थे, और डाउन रेगुलेशन कब हो रहा था, जब एगोनिस्ट यूज़ कर रहे थे प्रोलॉन्ग टाइम तक। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। इसके बाद हम 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, पोटेंसी, एफिकेसी और थेरेप्यूटिक रेंज। ठीक।